ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में आईएमएफ की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें को 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, यूएस की या इंडिया की। क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़या देख लो, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने। हम जो हैं करज़ई हैं। जब एक ग़ुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही ग़ुलाम तो उन पे आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा। कि हमारे मीडिया असल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी कलाशनकोव चला देगा। यार आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोज़गार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली कलाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और कड़ी शर्त रख दी। पाकिस्तान अगर आईएमएफ से बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को ये दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस बजट जो है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल कैंसिल करना होगा। क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। क्या इस बार पाकिस्तान आईएमएफ की इन शराइत को मानेगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिप्ते हसन। आपको पता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? आईएमएफ ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में आईएमएफ की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें को 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएँ, और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए इंडिया का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं। हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा। कि हमारे मीडिया असल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी कलाशनकोव चला देगा। यार आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोज़गार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली कलाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। आईएमएफ ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ की इन शराइत को मानेगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने आईएमएफ की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं। देखिए हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ।
तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स में भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का उसको सरमायादारों की तरफ ज़्यादा रखे, निस्बतन इसके कि आप सारा बोझ जो है मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास पर डाल दें। खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे, उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है, अवाम के पास बचा क्या है, पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है, उन्होंने उससे, हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है, मतलब हम क्या उसे, वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए हम सर्विसेज तो दे रहे हैं, हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है, सऊदी अरब ले ले पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं, तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है, और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है। तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है ये न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपेगेंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? APS के जो बच्चे शहीद हुए हैं तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी, मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इशूज़ पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पर क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमें रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी उस पर देखा हो कि यार हमने उसका, हम दहशतगर्दी से बच्चे हों, इंतहापसंदी से बच्चे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या करना है इसका? घास फूस तो हम खा रहे हैं, तो अगर उससे बच के थोड़ा सा घास फूस के ऊपर कोई टॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाए, कोई थोड़ा मीठी हो जाए, तो वो कर लेना चाहिए। आपका नाम? मोइन खान। मोइन खान, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पहले उन्हें करना ही होगा कि अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी, और दूसरा अपना जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे, कैसी शर्त रख दी है आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए? ये अगर देख लिया जाए पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक है, ये जो उनकी शराइत है मान लीजिए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके इम्पेक्ट कंट्री पर भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर इनका ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है किसी का। मानते हैं कि डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, मानते हैं, इस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि डिफेंस पर ख़र्चा कम किया जाए। लेकिन कम से कम ये सोचना चाहिए कि क्या मसाइल है मुल्क में। मिसाल के तौर पर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मिसाल के तौर पर ये काम करें कि डिफेंस पर खर्चा कम करें। फिर वक्त ये आएगा कि कहेंगे कि इसको टैक्स इजाफा किया जाए। टैक्स मिसाल के तौर पर वर्क तबका है वो बहुत कमज़ोर है पहले से, अगर वो इस तरह काम करेंगे तो वो जो मज़दूर तबका है वो तो मज़ीद गुर्बत की पट्टी में चले जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत बच्चे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़े मसले, इसलिए ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हम देख ले जाए क्योंकि वो अमेरिका के शराइत तो वो हमारे हुक्मरान है वो तो पूरी करते हैं। जब से हम आज़ाद हुए 1947 से ये उनके चार्टर का हिस्सा बने हैं, इसी वजह से वो शराइत वो मानेंगे। हम जिस तरह भी कोशिश करें वो शराइत मानेंगे अमेरिका के, क्योंकि ये उनके लागू चार्टर का हिस्सा है। इसलिए मुमकिन ये कहना चाहिए कि मसाइल जो हैं ये सबसे पहले ये गुर्बत को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हर साल तकरीबन 3 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो गुर्बत के शिकार हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल बढ़ रहे हैं। क्राइम में इजाफा हो रहा है। क्राइम में इजाफा इसी वजह से हो रहा है कि बच्चों को या और लोगों को कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें मिलने नहीं, तो मजबूरी की वजह से वो डकैती करते हैं। इसी वजह से ये मैं सोचता हूँ कि जितने भी ज़िला सतह पर अफसरान इनको चाहिए कि अच्छा, अगर हम आईएमएफ की बात मान लेते हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफ़ेक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पर उनको एक मौका मिल जाएगा
मौका ये मिल जाएगा कि मिसाल के तौर पर इन्होंने जो मुआहिदा है वो कैंसिल कर ले कि अब मज़ीद ये डिफेंस पर खर्चा नहीं किया। मिसाल के तौर पर हम ये बात मान लें, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप डिफेंस पर खर्चा करेंगे फिर वो हमें मज़ीद वो रिएक्ट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले एक मुआहिदा कर चुके हैं कि हम आपकी बातों में आ गए हैं कि ये डिफेंस का जो खर्चा है उसको मज़ीद करेंगे नहीं। ये फिर बाद में रेजिस्ट हम तो ऑलरेडी आईएमएफ की बहुत सारी शराइत मान चुके हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये शराइत भी उनकी मान लेगी? हो सकता है किसी हद तक मान ले, लेकिन हो सकता है ना मान ले, क्योंकि ये मुल्क की सलमियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि सलमियत इसी वजह से तो हमारा मुल्क सलामत रह चुका है। अगर ये चीज़ें ना हो तो हो सकता है कब से हमारे ऊपर ये जो हुक्मरानी है फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, यूएस की या इंडिया की। क्योंकि इंडिया देख ले, इंडिया से पहले भी क्या बालाकोट वाक़या देख लो, 29 फरवरी वाला क्या किया था उन्होंने, इसी वजह से तो हम बच गए। अगर ये एटम बम ना होता शायद ये हम हमारे ऊपर चढ़ाई करती, इसी एटम बम की वजह से तो हम महफूज है। इंडिया ने अगर हमारे ऊपर कोई करना होता, चढ़ाई करनी होती तो बड़े मौके थे। हमारे मुल्क के जो हालात गुजर रहे हैं, हम जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं, इंडिया ने कुछ करना होता तो इंडिया कब का कुछ कर गया होता। लेकिन इंडिया इसी वजह से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पर एटम हमारे पास है, उनके सफ़ में खड़े हैं, सिर्फ एटम हमारे लिए हिफाजत है, बाकी तो हम बहुत कमज़ोर हैं। फाइनेंशियल तौर पर देख के बिजनेस के रिलेटेड उनसे बहुत पीछे हैं, आईटी के लिहाज से भी हमसे बहुत उनसे पीछे हैं, क्योंकि आईटी में वो ठाप पर जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप यूएस के उनके साथ तलाक़ात हो कि हम आईटी में मज़ीद फंक्शन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट आने वाले वक्तों में वो चीन के साथ मुकाबले में खड़ा होगा इंडिया। तो हम इंडिया के साथ बना क्यों नहीं लेते? क्योंकि इंडिया के साथ हम ऑलरेडी 4 जंगें कर चुके हैं और उन 4 जंगों का जो है हमें कोई फ़ायदा, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आपको नहीं लगता अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो हमें ये डिफेंस सेक्टर की इन चीज़ों पर इतना पैसा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े? हाँ ये भी है, लेकिन इसका जो बुनियादी मसला है वो मसला है कश्मीर है। कश्मीर की वजह से, क्योंकि कश्मीर वालों पे नैतिक कश्मीर पर वो जिस तरह जुल्म कर रहे हैं हम खुद देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे कंट्री में कुछ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये भी बहुत बड़ा मसाइल का सबब है। इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले खुद जो मुल्क के हालात है उसको बेहतर करना चाहिए, फिर बाद में दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात बेहतर, क्योंकि मुल्क में क्या सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन देखिए ना, आपको नहीं लगता कि हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी आइसोलेट होकर रह गया? कोई कंट्री हमें इन क्राइसिस से निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ी, ना तो हमारे किसी के ताल्लुकात अच्छे हैं जो आए और हमारी मदद करे, और ट्रेड हमारी वैसे ही नहीं होती। तो आपको नहीं लगता कि हम इन हालात से हमारा निकलना बहुत नामुमकिन सा है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले आईटी को जो निज़ाम है इसको मजबूत करना चाहिए। आईटी का निज़ाम अरे बहुत पीछे है। उसके अलावा एजुकेशनल सेक्टर देख ले बहुत कमज़ोर है। मिसाल के तौर पर चेकिंग का निज़ाम अगर आप देख ले, एग्ज़ाम जितने भी चेक हो रही हैं बहुत मैं तो इर्रेलेवेंट टेक्निक तरीके से चेक होते हैं। वो खुद जितने भी टीचर स्टाफ है खुद चेक नहीं करते। यकीन मानिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन गलत चेकिंग की वजह से बहुत पीछे चले जाते हैं। अक्सर में वो बेजार हो जाते हैं तालीम से। वो कहते हैं कि बस एजुकेशन को फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात हो क्या मैं CSP ऑफिसर बन जाए या मेडिकल में MBBS कर जाए और MBBS डॉक्टर बने। लेकिन इसी जो चेकिंग का तरीका है नाकस, जिसकी वजह से वो बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। अगर उनको मौका दिया जाए, मिसाल के तौर पर IT के सेक्टर को बढ़ाया जाए और इसके अलावा मेडिकल हो गया, इसके अलावा IT हो गया, तो हम उसके सफ़ में खड़े हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। आपने अपनी राय का इजहार कर दिया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का जो इस पर रिएक्शन आया है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम किसी सूरत में भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हो सकता है इनकी कुछ अपनी ही डीलिंग हो, मुलाकात हो, क्योंकि इसमें भी हम तो नहीं सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है इसमें मुल्क की सलमियत के लिए बहुत फ़ायदा हो, लेकिन मिसाल के तौर पर ये ख़र्चा जिस तरह बजट इस पर हो रहा है, डिफेंस पर हो रहा है, किस हद तक कंट्रोल करना चाहिए। इस मुल्क में जो क्राइसिस चल रहे हैं गुर्बत के, इसको रेज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर टेक्निकल स्किल के इदारे कायम करना चाहिए हर इलाके में, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने चाहिए स्किल्स के इदारे। मिसाल के तौर पर IT के इदारे को मजबूत करना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स, ये 3-4 सेक्टर्स ये अगर मजबूत हो जाए, IT, एजुकेशनल, मेडिकल, हेल्थ, उसके अलावा और क्या है स्किल्स जो है बुनियादी, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, और इंडिया इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है। इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाले वक्तों में जो भी जंगें हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होगी। क्योंकि जिस तरह अब एक रोबोट बन चुका है वकील का,
लायर है, रोबोट है, वो जज के सामने जिस तरह मौक़िफ़ अदा करता है, जज भी वो लाजवाब हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, जिस तरह इंसान तो है नहीं कि डर जाए, क्योंकि वो मशीन है, जिस तरह उनको इनपुट डालते हैं वो आउटपुट इस तरह देता है। इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रही है। मिसाल के तौर पर अब आने वाले वक्तों में हो सकता है कि आर्मी भी रोबोट वाली हो। आपका नाम? मोहम्मद तला रिजवान। आपको पता है आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज अप्रूव करने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। बेसिकली 2 शराइत हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो आपको अपने डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के बजट में 15% कमी करनी होगी, और दूसरा पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आईएमएफ की इन शराइत पर? शराइत तो देखिए अक्सर इस तरह की होती हैं कि नाकाबिले मंजूर होती हैं, ठीक है। अब जब हमने कर्ज ले लिया है तो हमें उनकी शराइत लेकिन पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें पाकिस्तान ये कर सकता है कि लोन लेने की ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन का फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबा टेन्योर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो मतलब आपको लॉन्ग टर्म पे करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन का ये फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म लोन में आपके पास जो मुद्दत होती है वो कम होती है, ड्यूरेशन जो होता है वो उसका कम होता है, सही है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म लोन का फ़ायदा ये है कि थोड़े टाइम में वो लोन जो है वो रीपे करने के बाद आप मतलब लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए कि थोड़े जो अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनसे लोन लेके शॉर्ट टर्म की बेसिस पे उनसे लोन लेके उन्हें इंटरेस्ट पे करके, टैक्सेस वगैरह तो वैसे ही पाकिस्तान इंप्रूव कर रहा है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनसे लोन लेके शॉर्ट टर्म बेसिस पर उसको जो है वो आईएमएफ को पे कर दें, ताकि ये जो उनकी जो शराइत हैं, जो कंडीशंस हैं, वो ताकि उनकी ख़त्म हो सकें। हमें तो कोई भी लोन देने को, हमारी मदद त्याग करने को तैयार ही नहीं है। सऊदी अरेबिया, चाइना, सब ने इनकार कर दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी चाइना ने मेरे ख्याल से इसहाक डार को मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रांट दी है, और सऊदी ने भी मेरे ख्याल से अभी हामी भरी है। तो लोन लेने का तो मसला हामी भरी है, लोन दिया नहीं है। हमारी तो हिस्ट्री है लोन लेने की, तो अगर थोड़ा सा और ले लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है। इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाता है। इंडिया पर इस तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती? इंडिया पर इस तरह की रोक टोक इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इंडिया ने कर्ज नहीं लिया हुआ किसी से। हम जो हैं कर्जई हैं। जब एक ग़ुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही ग़ुलाम तो उन पर आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना, तो उसकी वजह से हम पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इन शराइत को मानेगी या नहीं? कौन सी शराइत? यही जो आईएमएफ ने लगाई हैं। जब पहले वाली शराइत मान रही है तो लाजमी बात है ये भी मानेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, कंक्लूजन उसका यही है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लोन ले लेना चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक से। तो क्या हमें अपने न्यूक्लियर मिसाइल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको रिजल्ट बताया कि भाई शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनकी कंडीशन को पूरा कर दें, आप इसकी तरफ जाएं ना, ये ऑप्शन है ही नहीं भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स? अगर न्यूक्लियर मिसाइल हमने उनके पास रखवा दिया, बिल्कुल लाजमी बात है फिर जो हमारे पास रही सही, जो हमारे पास पावर है वो भी नहीं बचनी हमारे पास। तो ऑब्वियसली यही है कि भाई उन्हें तो मतलब इस कंडीशन पर जाना ही चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, इस ऑप्शन को अवेल करना ही नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन ढूंढें, और सेकंड ऑप्शन यही है कि आप लोन लें। आपको पता है आईएमएफ ने मजीद ये कहा है कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे? किस बेसिस पर कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल पर, हमारी आर्मी पर, हमारे डिफेंस सेक्टर पर हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क के। बेसिकली उन्होंने कहा सही है। उन्होंने इसलिए सही कहा है क्योंकि हम लोग जो हैं वो डिफेंस पर अपना बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बजट जो है वो हमारा डिफेंस पर ही लग जाता है। एजुकेशन सेक्टर में हमारा है नहीं, ठीक है, टूरिज्म पर हम मतलब एलोकेशन नहीं करते बजट की, सही हो गया, जिसकी वजह से हम ये है कि हमारी जो मतलब तरक्की की जो राह है उस पर मतलब वो इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर हर्डल्स आ रहे हैं। तो वो हर्डल्स इसीलिए ख़त्म हो सकेंगे जब हम मतलब सिर्फ डिफेंस से आगे सोचेंगे, ठीक है। अब जैसे स्पोर्ट्स में तो चलो पाकिस्तान क्रिकेट है वो अच्छा है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में अगर देखें तो बॉक्सिंग है, हॉकी है, उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। हमें इसी तरह स्पॉन्सरशिप्स भी ढूंढनी चाहिए, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स तभी आएंगे जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करेंगे। देखिए हम जो अपने मुल्क में ना तो कोई चीज़ बनाते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें, ट्रेड हम करते नहीं हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं, तो हम इन मसाइल से बाहर निकलेंगे कैसे? कोई हल नज़र आ रहा है आपको? अपनी पॉलिसीज़ हमें बेहतर करनी पड़ेंगी, ठीक है। पॉलिसीज़ बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले तो यही चाहिए ना कि भाई हम, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम सारा ट्रेड करते हैं,
इंपोर्ट हम कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल है नहीं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी बिल्कुल है नहीं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसेज नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए ना कि भाई अपनी चीज़ खुद बनाएं। अब इंडिया को देख लें, इंडिया की तरक्की का राज क्या है? यही है ना कि उन्होंने अपनी मेड इन इंडिया पर फोकस किया, एक्सपोर्ट बढ़ाई है, इंपोर्ट को कम किया है। आज बाकी कंट्रीज इंडिया में जाके भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाकर बैठी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ उनकी मोनोपलीज नहीं है, यहाँ पे मोनोपलीज हैं। अब जैसे टोयोटा की है, यहाँ पे होंडा की है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। प्राइसेस जो हैं वो हाइक पे जा रही हैं, ठीक है। क्यों जा रही हैं? 70 लाख रुपए की गाड़ी मैं तो अफोर्ड कर नहीं सकता, सीधी है बात। पहले वही गाड़ी जो थी 15 लाख रुपए की थी, तो आज से 4 साल पहले, लेकिन अब 70 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, मोनोपली है ना यहाँ पे। 2-3 कंपनीज हैं, उनकी मोनोपली है, जिस वजह से यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो रही है और इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों का यही कहना था कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल सेक्रीफाइस करने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को IMF की इस शर्त को मान लेना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।